जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? सब ठीक है? दिस इज़ उस्मान हनीफ साकी फॉर थर्ड लेक्चर ऑफ बीए थर्ड ईयर। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि पोइट्री को कैसे अप्रिशिएट करते हैं। आगे चल के हम इंशाल्लाह पोएम्स पढ़ेंगे, तो उसके लिए कुछ बेस क्रिएट करनी ज़रूरी है, और वो बेस मैं आपसे शेयर कर देता हूँ कि आप जब पोइट्री का कोई क्वेश्चन आता है, ख़ास तौर पे एक्सप्लेनेशन के लिए, तो उसको हैंडल कैसे करना है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप लोग जैसा कि पहले से जानते हैं कि आप रेफ़रेंस लिखते हैं। रेफ़रेंस को उर्दू में हवाला कहते हैं। रेफ़रेंस में बेटा एक अदद पोइट का नाम होता है और पोएम का नाम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो लाइंस पोइट्री की आती हैं पेपर में, आप गेस करेंगे कि किस पोएम से ली गई हैं और उस पोएम के पोइट का नाम क्या है। ठीक है, उसके बाद आप कॉन्टेक्स्ट देंगे। कॉन्टेक्स्ट से आकुस्पाक होता है कि पूरी नज़्म का मरकज़ी ख़्याल क्या है, सेंट्रल आइडिया या थीम क्या है, ओवरऑल मैसेज पोएम क्या कन्वे कर रही है, ये आप कॉन्टेक्स्ट में बताएंगे। उसके बाद एक्सप्लेनेशन लिखते हैं। एक्सप्लेनेशन में उन लाइंस को एक्सप्लेन किया जाता है जो कि पेपर में अपीयर होती हैं, जिस नज़म से भी आती हैं वो। और आप अपनी प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करिएगा, बेहतर तौर पे आंसर करें, और सिर्फ यूजुअल मैनर में ये ना करें कि रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिख के दैट सॉल्व करते हैं, बल्कि कुछ एक्स्ट्रा अगर आप दे सकते हैं ना, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स ही कुछ एक्स्ट्रा देते हैं पेपर में, और एक्स्ट्रा मार्क्स भी उनको ही मिलते हैं। जो ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स हैं वो ऑर्डिनरी स्टफ़ लिखते हैं और उनके ऑर्डिनरी मार्क्स ही होते हैं। अच्छा, मैं इशारा करना चाह रहा हूँ पोएटिक डिवाइसेस की तरफ। तो पहले हम देखेंगे पोएटिक डिवाइसेस क्या होती हैं। शायर यानी पोएट अपनी पोइट्री के अंदर उसकी खूबसूरती में इजाफ़ा करने के लिए कुछ टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जिनको हम पोएटिक डिवाइसेस कहते हैं, और उन टेक्निक्स को आप बाय नेम मेमोराइज़ भी कर सकते हैं। जो कॉन्सेप्ट्स मैं यहाँ डिस्कस करूँगा वो मैं साथ ग्रुप में उनके नाम लिख भी दूँगा, जो टर्म्स हम डिस्कस करने लगे हैं, जो वर्ड्स हम डिस्कस करने लगे हैं। इसके बाद हम आगे इंशाल्लाह पोइट्री स्टार्ट करेंगे, वन बाय वन हम पोएम्स को पढ़ेंगे। सरे दस्त इस लेक्चर के अंदर हम ये सीखने जा रहे हैं कि पोएटिक डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सिमिली। सिमिली का मतलब होता है तशबीह, ठीक है। और अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कोई भी पोइट्री की लाइंस पेपर में आई हैं, अगर उनमें लाइक या एज़ का वर्ड यूज़ किया गया है, लाइक या एज़ का वर्ड यूज़ किया गया है, तो वो सिमिली है। ठीक है। मैं इस वक्त किचन में बैठा हूँ और वेर इट इज़ वार्म, सो मैं नाश्ता किया अभी जस्ट, तो साथ सोचा कि यहीं बैठ के लेक्चर भी रिकॉर्ड कर लिया जाए। अच्छा, सिमिली के निशानी है बच्चों, लाइक या एज़ का वर्ड अगर आ जाता है तो ये सिमिली है। फॉर एग्ज़ाम्पल अली इज़ एज़ ब्यूटीफुल एज़ मून, तो ये जो एज़ का वर्ड आया है, अली को चाँद से कंपेयर किया गया है, ये है सिमिली। ठीक है। इसी तरह उमैर इज़ लाइक अ लायन, उमैर शेर की तरह है। ठीक है। तो लाइक या एज़ का जो वर्ड आ गया, ये सिमिली को ज़ाहिर करता है। उसके बाद बच्चों आपने मैट्रिक में गालबन ये शेर पढ़ा होगा, बड़ा आमियाना सा शेर है। नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। यानी महबूब के होंठों की जो नज़ाकत है उसको गुलाब की पंखड़ी से कंपेयर किया गया है। पंखड़ी एक गुलाब की सी है। ये जो की सी है ना, या की तरह, ये बच्चों ज़ाहिर करता है कि यहाँ पे सिमिली का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है। उसके बाद बच्चों मेटाफर, अगली हमारी टर्म है जो पोएटिक डिवाइस है, वो है मेटाफर। मेटाफर और सिमिली में बुनियादी तौर पे फ़र्क ये है, सिमिली में तो ये आप कहते हैं ना कि अली चाँद की तरह है, तो अगर अली यहाँ आता है तो हम कहते हैं जी कि चाँद आ गया है, ये है मेटाफर, यानी अली को ही चाँद कह दिया है। अगर एक चीज़ को दूसरी चीज़ का नाम दे दिया जाए तो ये है मेटाफर। आप इसमें ये नहीं कहते कि अली इज़ लाइक मून, उमैर इज़ लाइक अ लायन, बल्कि आप उमैर को ही लाइन कह देते हैं, अली को ही चाँद कह देते हैं। जैसे कुछ लोगों ने अपने बच्चों का नाम चाँद रखा होता है, तो वो असल में मेटाफर इस्तेमाल किया होता है उन्होंने। वो हर दफ़ा ये नहीं कहते मेरा चाँद सा बेटा आ गया है। जब वो कहेंगे मेरा चाँद सा बेटा आ गया है, तो ये है सिमिली, क्योंकि चाँद की तरह का बेटा।
लेकिन जब वो अली के आने पे ही कह दें चांद आ गया है, तो फिर समझ लीजिए मेटाफर है। ठीक हो गया बच्चों? जैसा कि चांद आ गया है, या ये मेरा बेटा शेर है, ये क्या है? मेटाफर। तीसरी टर्म बच्चों जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का लफ्ज़ पर्सन से निकला है, यानी किसी को कोई पर्सन बनाकर पेश करना। एक्चुअली पर्सोनिफिकेशन का मतलब है, अच्छा ये बताना मैं भूल गया कि मेटाफर को उर्दू में इस्तारा कहते हैं, इस्तारा। ठीक है? पर्सोनिफिकेशन के अंदर आप किसी बेजान चीज़ को जानदार बनाकर पेश करते हैं। ठीक है? यू ट्रीट एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट एज लिविंग ऑब्जेक्ट, एज लिविंग थिंग, एज लिविंग बीइंग। तो पर्सोनिफिकेशन की मिसाल है जैसे प्लेट रन्स। रनिंग कौन करता है? जानदार। तो प्लेट बेजान चीज़ है, अपने प्लेट को पर्सोनिफाई कर दिया, प्लेट रन्स। ठीक है? जब हम कहते हैं ना कि दीवारों के भी कान होते हैं, तो दीवार एक बेजान चीज़ है, कान तो जानदारों के होते हैं, ये भी पर्सोनिफिकेशन है। अगर मैं कहूँ कि गाड़ी हवा से बातें कर रही है, तो गाड़ी को भी मैंने पर्सोनिफाई कर दिया, क्योंकि बात कौन करता है? इंसान। ठीक है जी? तो बेजान के अंदर जब आप कोई जानदार की क्वालिटी या खसूसियत ज़ाहिर कर देते हैं, इसको कहा जाता है पर्सोनिफिकेशन। अच्छा, अगली टर्म है बच्चों एल्यूजन। एल्यूजन, ठीक है? मैं लिख के ये ग्रुप में लिख भी दूंगा, आप उसको पढ़ भी सकते हैं वहाँ से। एल्यूजन का लफ्ज़ एल्यूड से निकला है। एल्यूड होता है माजी का कोई तारीख़ी वाक़े का हवाला देना। मसलन मैं एक शेर पढ़ूंगा, आप उसको अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि इसमें कोई माजी की तारीख़ी वाक़े का हवाला है या नहीं है। गर आज भी हो इब्राहीम का सा ईमान पैदा, तो आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। अगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाला ईमान आज पैदा कर लिया जाए, तो आज भी आग ठंडी होने के लिए तैयार है। मगर मसला ये है, आज का जो मोमिन है उसका ईमान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसा नहीं है। जब वो आग में गिरता है तो आग ठंडी नहीं होती, उसको जला देती है। तो देखिए, इस शेर में माजी के तारीख़ी वाक़े का हवाला तो मिल गया ना। बेशक ये मजहबी वाक़या है, लेकिन माजी का तारीख़ी वाक़या है। तो ये है बच्चों एल्यूजन। इन दो लाइन्स में ये जो शेर आपको मैंने सुनाया था अभी, गर आज भी हो इब्राहीम का सा ईमान पैदा, तो आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा, इसमें एल्यूजन का इस्तेमाल किया गया। आखिरी आज की पोइट्री डिवाइस है बच्चों एलिट्रेशन। मैं लिखूंगा ये नीचे, ठीक है? एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का ये मतलब होता है बच्चों कि किसी भी शायरी की एक लाइन के अंदर दो अल्फाज ऐसे आ जाएं जिनकी पहली साउंड सेम हो। मुनीर नियाज़ी का शेर आपसे डिस्कस करता हूँ, शेयर करता हूँ, फिर समझिएगा। एक शाम सी कर रखना काजल के करिश्मे से, एक शाम सी कर रखना काजल के करिश्मे से, एक चांद सा आँखों में चमकाए हुए रहना। आगे शेर है कि आदत ही बना ली है तुमने तो मुनीर अपनी, जिस शहर में भी रहना उकताए हुए रहना। तो दोबारा थोड़ा सा इस पर तवज्जो चाहता हूँ। एक शाम सी कर रखना काजल के करिश्मे से, काजल के करिश्मे। देखिए, एक लाइन में चार अल्फाज ऐसे आगे हैं, कर, काजल के करिश्मे, जिनकी पहली साउंड सेम है। और वो साउंड वावल नहीं होनी चाहिए, कॉन्सोनेंट होनी चाहिए। वावल तो होती हैं जो ए ई आई ओ यू वाले अल्फाज से आम तौर पे वावल साउंड क्रिएट होती है। वो साउंड वावल नहीं होनी चाहिए, कॉन्सोनेंट होनी चाहिए। कॉन्सोनेंट वो होती है जो वावल नहीं होती, जो ए ई आई ओ यू से बज़ाहिर जो अलिफ की साउंड पैदा होती है, वावल साउंड। उसके अलावा जितनी साउंड्स हैं उनकी बात की जा रही है। तो साउंड वावल भी नहीं होनी चाहिए, कॉन्सोनेंट होनी चाहिए, और कम से कम दो अल्फाज ऐसे आने चाहिए। इस लाइन में तो चार अल्फाज बच्चों मैंने आपको दे दिए। एक शाम सी कर रखना, कर, काजल के करिश्मे से, काजल के करिश्मे, तीन, इन टोटल चार अल्फाज ऐसे आ गए। एक चांद सा आँखों में चमकाए हुए रहना। चांद और चमकाए क्या है? एलिट्रेशन है। ठीक है? तो बच्चों एलिट्रेशन में क्या होता है कि पहली यानी किसी भी एक लाइन के अंदर कम से कम दो अल्फाज ऐसे आ जाएं जिनकी पहली आवाज़ सेम हो और कॉन्सोनेंट हो। इंग्लिश की मिसाल ले लेते हैं। आपके बीए के सिलेबस में बेटा लायर पोएम मौजूद है, उसकी लाइन है, दो लाइंस पढ़ता हूँ, आप खोल के देख सकते हैं, बुक से रेफ़र कर सकते हैं। व्हाट इज़ दिस लाइफ इफ़ फुल ऑफ केयर, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। ये स्टैंड एंड स्टेयर क्या है? स्टैंड और स्टेयर।
स साउंड इज़ रिपीटेड, ठीक है, स साउंड इज़ रिपीटेड एंड इट इज़ अ कॉन्सोनेंट साउंड, देयरफॉर इट इज़ सेफली कॉल्ड एज एलिट्रेशन। हमने आज बच्चों डिस्कस किया सिमिली को, मेटाफर को, पर्सोनिफिकेशन को, एल्यूजन को और एलिट्रेशन को। बाकी डिवाइसेस इंशाल्लाह कल आपसे डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आप इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा और आइंदा भी इंशाल्लाह आपसे अच्छे अच्छे लेक्चर्स शेयर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू द चैनल राइट नाउ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।